अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीस में। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल तरबूज की मिठाई। इसे अगर मार्केट में आप लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन इसे अगर आप घर पर बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से और कम बजट में ये बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। कोई भी त्योहार हो, आप त्योहार के मौके पर इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने अच्छा वाला काजू लिया है, 250 ग्राम है। कोई भी आप टूटा काजू भी ले सकते हैं, साबुत काजू भी ले सकते हैं। अब इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे पल्स करते हुए पीस लेंगे। अच्छा, काजू को है ना आप पल्स करते हुए पीसे। अगर थोड़ी सी भी हीट हो जाती है तो ये पाउडर फॉर्म में तैयार नहीं होती है। मतलब कि मिक्सर को ऑफ करना है, फिर चलाना है, फिर ऑफ करना है, फिर चलाना है। इस तरीके से सारे काजू को पीस कर एक छन्नी से आपको अच्छे तरीके से छान लेना है। छानने के बाद जो मोटा पार्ट निकलता है उसे फिर से पीस कर इस तरीके से छान कर तैयार कर लेना है। अब ये तैयार हो गया है, इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है आधा कप शक्कर। अगर आपको मीठा खाना ज्यादा पसंद है तो आप 3/4 कप शक्कर ले सकते हैं। और जितना हमने शक्कर लिया है उसी कप से उतना ही पानी ले लिया है। मतलब कि आधा कप शक्कर तो आधा कप हमने पानी लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्कर बहुत अच्छे से घुल चुकी है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए पका लेंगे। अब इस पॉइंट पर आपको एक काम करना है कि चाशनी को एक तार की चाशनी बनाना है। कुछ इस तरीके से जब चाशनी की तार बनने लगे उसके बाद इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे काजू का पाउडर। अच्छा, साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब इन तमाम चीजों को एक साथ चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर हमने लो रखा है, हाई नहीं करना है, वरना शक्कर जो है जो हमने चाशनी तैयार की है ना वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। इसे लगातार चलाते हुए जब हम पकाते हैं तो जैसे आटा का डो होता है उसी तरीके से ये तैयार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कढ़ाई से बिल्कुल डो अलग हो गया है और ये देखिए बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा हमने रख दिया था ठंडा करने के लिए। ये ठंडा हो गया है, इस तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे हम ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पर भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप चकले पर भी इसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बटर पेपर का इस्तेमाल जरूरी करना है क्योंकि ये गर्म है, तो गरम गरम इसे हमें थोड़ा सा गूंदना होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने मैश कर लिया है और बहुत ज्यादा भी गर्म है तो इसे थोड़ा सा हमने ठंडा कर लिया। उसके बाद इसे सिलेंडर का शेप देना है और 3 हिस्से में हम इसे कट कर लेंगे। अच्छा, जो लास्ट वाला पोर्शन है ना उसे थोड़ा सा हमने ज्यादा रखा है। क्यों रखा है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अब इसे हमने एक प्लेट में रख लिया है। अब एक में हम ग्रीन कलर शामिल करेंगे और एक में ऑरेंज कलर। अच्छा, जो हमने ज्यादा क्वांटिटी में कट किया है ना उसमें हमने ग्रीन कलर ऐड किया है, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब ये जो कलर डालने के बाद आपको डो को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो ग्रीन कलर है उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो काजू का पाउडर आपको पीसना है ना बिल्कुल बारीक पीसना है। थोड़ा सा भी मोटा रहता है ना तो फटने लगता है, तो ख्याल रहे कि पाउडर एकदम बारीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों डो हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑरेंज वाले कलर का जो डो था उसे सिलेंडर का शेप देकर छोटी छोटी गोलियां तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मिठाई की जो साइज है जो मार्केट में मिलती है उसी साइज का हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो बड़े साइज में भी बना सकते हैं। सारे पेड़े को कट करने के बाद यहाँ पर हम बॉल्स बना लेंगे और बिल्कुल चिकना बनाना है आपको। और यहाँ पर सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर व्हाइट लिया है तो व्हाइट को भी सिलेंडर का शेप देंगे और इसे भी उसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे और इसे भी छोटी छोटी गोलियां यानी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर इतना ज्यादा बनाते हुए आपको दिखाएंगे ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर व्हाइट वाला जो था ना उसे हमने साइड कर लिया है, बॉल बनाकर उसे आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने ग्रीन वाला लिया है उसी तरीके से इसे भी हम गोल बना लेंगे, लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट है ना उसे हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। अब ये व्हाइट वाला जो हमने बॉल बनाया था उसे सबसे पहले बेलेंगे। जैसे पूरी होती है उस तरीके से आपको बेल लेना है। अच्छा, इसे ना आपको बटर पेपर पे ही बेलना है वरना ये चिपकने लगता है।
और यहाँ पर जो ऑरेंज बॉल है उसे फील कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपको चारों तरफ से फील कर लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और इसे भी चिकना कर लेंगे हथेली पर राउंड करते हुए। अब ये जो ग्रीन वाला है ना, इसे भी हम बेल कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे भी बेल लेंगे। अच्छा, ये जो बटर पेपर है ना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी प्लेन पेपर आप ले लीजिए और उसमें तेल या फिर घी लगा दीजिए और उसके बाद इसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो भी तेल लगा होगा ना वो निकल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से घर पर बटर पेपर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन वाला भी हमने बेल लिया है और ये जो व्हाइट वाला बॉल हमने तैयार किया था, इसके सेंटर में रखना है, नीचे से पुश करना है और ऊपर से जोड़ते हुए हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसे भी ऊपर से अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये हो गया है तरबूज मिठाई तैयार। तो इसी तरीके से जितने भी बॉल है सभी को तैयार कर लेंगे। एक और हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम ऑरेंज वाले को पहले बंद करेंगे, व्हाइट जो हमने पूरी बेल कर तैयार किया है उससे, जैसे तरबूज का कलर होता है ना, बस वैसे ही आपको तैयार करना है। इस मिठाई को बनाने के बाद आप लंबे वक्त के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिना फ्रिज का आप इसे 10 दिन भी रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रीन वाली जो पूरी है उससे अच्छे से फिल कर लेंगे चारों तरफ से और बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तो ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, चिकना कर लिया है और ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। अब सारे बॉल्स को यहाँ पर बनाकर तैयार करने के बाद क्या करेंगे, ये है सिल्वर वर्क। इसमें बॉल को रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिल्वर वर्क नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट से आप जो तरबूज मिठाई लाते हो उसका सेम आपको इसी तरीके से दिखेगा, क्योंकि सिल्वर वर्क लगाकर वो लोग बेचते हैं। दिखने में अच्छा लगता है, इससे कोई टेस्ट नहीं आता है। दूसरे बॉल में भी सिल्वर वर्क लगा दिया है और कुछ इस तरीके से लगा लेंगे और सभी को इकट्ठा लगाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो ये देखिए, आराम से कट लगाना है। अच्छा, यहाँ पर जो नाइफ है ना, बहुत तेज धार वाली होनी चाहिए। अगर आपके पास रेती वाली तेज धार की नाइफ है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, लेकिन धार अच्छी होनी चाहिए। अगर धार जो खराब रहती है ना, तो काटने के टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और टूटने भी लगता है। तो ये देखिए, कट करने के बाद यहाँ पर हमने 3 बार कट किया है। आप चाहे तो 2 बार भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद नीचे की तरफ है ना, आपको थोड़ा सा पुश करना है। ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दूसरा भी इसी तरीके से कट करना है। अच्छा, यहाँ पर इसे है ना, सिर्फ 2 बार हम कट करके आपको दिखा रहे हैं। एक बार सीधे तरीके से कट करना है, दूसरी बार आपको इस तरीके से कट कर लेना है। बस हो गया तैयार। और इसे भी इसी तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए, इस मिठाई में कट इसलिए लगाया जाता है ताकि ये दिखने में एकदम तरबूज की तरह लगे। बस यही रीजन है जिसकी वजह से इसे काट कर हलवाई वाले बेचते हैं। सारी मिठाइयों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप यकीन जाने, इतनी बेहतरीन और इतना ज्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है कि एक बार अगर आप बनाते हैं तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने बताया है। आज हम बनाएंगे बहुत कम टाइम में एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला सूजी का लड्डू। इसे बनाने के लिए जो भी चीजें लगेगी हर घर में मौजूद होती है। बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इस लड्डू को बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना चाशनी का बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा ये टेस्टी और मजेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सूजी ले लिया है, जो कि 1 कप है। 1 कप सूजी के हिसाब से सारी चीजें हम मेजर करेंगे। सूजी नॉर्मल है जिससे हम हलवा बनाते हैं, और ये है शक्कर जिसे हमने पीस लिया है। 1 कप सूजी है और आधा कप शक्कर, और ये है बेसन। सिर्फ 2 बड़ा चम्मच बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और ये दूध है जिसमें मलाई मिली हुई है, मलाई के साथ हमने लिया है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हमने सूजी ट्रांसफर कर लिया है। अब ये जो बेसन है इसे भी हम इसमें डाल देंगे। बेसन का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, इससे लड्डू के अंदर फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अब ये जो दूध है ना, मलाई वाली, ये पूरा हम डाल देंगे।
अगर आप सिर्फ दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मलाई को स्किप कर दें, लेकिन मलाई डालने से इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मावा का भी फ्लेवर देता है, दूसरा कि इसके अंदर से जो घी होती है वो भी रिलीज होती है, तो हमें अलग से कम घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सूखा-सूखा लगेगा, लेकिन इसी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे है ना बस 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमने दूध इस्तेमाल किया है ना, वो दूध सूजी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और अच्छे से सेट भी हो जाता है। 5 मिनट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर फिर से इसे मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फिर से इसमें हमने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है, तकरीबन 4 बड़ा चम्मच। टोटल हमने 100 ml दूध का इस्तेमाल किया है। फिर से इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और नरम करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा दूध डालकर थोड़ा नरम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले हैं। अब सारी सूजी को हमने आटा की डो की तरह बना लिया है और यहाँ पर हमने तवा गरम कर लिया है। 1 कप सूजी था, तवा भी बड़ा है, तो हमने एक बार में ही इसे तवा पे रख दिया है। हाथ से चारों तरफ से फैला लेना है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हो तो 2 से 3 स्टेप में आप इस रोटी को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 कप सूजी से बना रहे हैं, तो हमें 2-3 बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार में ही तवा पर आ गया है और चारों तरफ से अच्छे से फैलाने के बाद ना इसे कवर कर देंगे और धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि सूजी जो है अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए और इसके नीचे का साइड जो है ना हल्का सा कलर भी आ जाए। तो अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए हल्का सा कलर आ गया है ना। और पलटने के बाद क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए खुला सेक लेंगे। आपको इस पॉइंट पर कवर नहीं करना है, खुला सेकेंगे। एक तरफ कलर आ गया है, दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, कलर बिल्कुल नहीं लाना है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये पक चुका है। अब अलग से हमें सूजी को भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ी और सूजी के अंदर जो भी कच्चापन था पूरे तरीके से खत्म हो गया है। और जो हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है ना, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लड्डू टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे दूसरे बर्तन में हमने निकाल लिया है और ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी है, टूट रहा है आसानी से। इसे आपको चूरा बना लेना है और हो सकता है कि सेकने के टाइम टूट जाए, तो आप परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर आपको चूरा बनाकर ही इस्तेमाल करना होगा। चूरा बनाने के बाद इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो एक जार में हम ट्रांसफर करेंगे और इसे पीसने के टाइम ना आपको पल्स करते हुए पीसना है। अगर हम लगातार मिक्सर को चलाएंगे तो ये हिट हो जाएगा और ये बिल्कुल डो की तरह बनने लगेगा। तो आपको पल्स करते हुए इसे पीस लेना है। जैसे मिक्सर को ऑफ करिए, फिर ऑन करिए, फिर ऑफ, और बीच बीच में है ना 1 से 2 बार चला भी लेना है। तो यहाँ पर हमने पीस कर तैयार कर लिया है और ये देखिए सूजी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से सूजी को हमने तैयार कर लिया है। अब थोड़ी सी इसमें हम नट्स ऐड करेंगे ताकि एकदम मार्केट वाला फ्लेवर दे। तो यहाँ पर एक पैन में सिर्फ 1 बड़ा चम्मच हमने घी ऐड किया है और यहाँ पर थोड़ी से नट्स हमने लिया है, जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ता है। अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप ऐड कर दें, हमें पसंद नहीं है इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया है। लो फ्लेम पर थोड़ा कलर चेंज होने तक यानी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जो हमने नट्स का इस्तेमाल किया है इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे हमने भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल का पाउडर है। नारियल का पाउडर डालने के बाद कुछ देर के लिए हम फिर से भून लेंगे। जब अच्छे से नारियल पाउडर हम भून लेते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे हम सूजी में डाल देंगे। तो अच्छे से पोंछ लेंगे जितना भी पैन में लगा है, क्योंकि नारियल का पाउडर था तो पैन में थोड़ा चिपक गया है। जैसा कि हमने बताया था आधा कप शक्कर, तो यहाँ पर हमने इसे भी शामिल कर दिया है। आपको शक्कर लेना है और उसे पीस लेना है और उसका पाउडर आप इस्तेमाल करना। तो इससे क्या होगा ना कि जो लड्डू बनकर तैयार होगा एकदम दानेदार बनकर तैयार होता है। इसे बनाने के बाद आपको फील होगा कि मार्केट से आप लेकर आए हैं। ये बनने के बाद बहुत अच्छा दिखता भी है और टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सभी चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और इस पॉइंट पर ना आप इसे बांध कर देख लीजिए। अगर ये बंध रहा है तो आपको घी डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं बंध रहा है ना तो 1 से 2 बड़ा चम्मच देसी घी डालकर और फिर से मिक्स करिए और उसके बाद लड्डू बांधना शुरू कीजिए। तो ये देखिए एक हमने बना लिया और बहुत अच्छे से ये बंध गया है।
एक लड्डू फिर से बना लेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको हाथों से ना बहुत ज्यादा टाइटली इसे बांधना है पहले, उसके बाद आपको शेप देना है गोल। और रही बात लड्डू की साइज की, तो वो बड़ा छोटा आप अपने पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे लड्डू को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लड्डू बनकर तैयार हुआ है। इस लड्डू को बनाकर 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और जब मन करे कुछ मीठा खाने का तो आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसे आपको हम तोड़कर भी दिखा रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार हुआ है। मिठाई को अगर हम बाजार में खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन घर में आप बहुत कम चीज़ों से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। कोई त्योहार हो या फिर मीठा खाने का मन हो तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने 1 कप काजू ले लिया है और वजन में देखा जाए तो 250 ग्राम है। हमने साबुत काजू का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो टूटे हुए काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर मिठाई अच्छी बनकर तैयार होती है। अब हमें काजू का पाउडर बनाना है, इसके लिए ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। ख्याल रहे पल्स करते हुए आपको काजू को पीसना है। अगर आप लगातार मिक्सर चलाते हैं तो काजू का वहाँ पर डो बनने लगता है और जार में चिपकने लगता है। तो इसे हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए, तो मिक्सर को ऑफ ऑन करके ही काजू का पाउडर को आपको तैयार करना है। फिर छन्नी से एक बार छान लेना है। छानने के बाद जो बड़े टुकड़े निकलते हैं उसे फिर से उसी प्रोसेस के साथ हम पीस लेंगे। क्योंकि कोई भी काजू की मिठाई आप बना रहे हो तो काजू का जो पाउडर है बिल्कुल फाइन पाउडर बनना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे काजू को पीस कर हमने तैयार कर लिया है और बिल्कुल बारीक पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है। अगर थोड़ा बहुत पीसने के टाइम गुठलियां बन भी जाती है तो आप पूरे तरीके से उसे ठंडा कर लें, उसके बाद फिर से आप उसे पीसना शुरू करें। तो इससे क्या होगा कि जो काजू है उसकी गुठलियां नहीं बनती है। काजू का पाउडर बनाकर अगर आप तैयार कर रहे हैं तो बस 1 से 2 चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसे हमने तैयार कर लिया है। कोई भी आप मिठाई बनाएं तो बस काजू को इसी तरीके से पीसना है। अब इस पॉइंट पर मिठाई के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप शक्कर लिया है। अगर आपको थोड़ा मीठा कम चाहिए तो कम कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा मीठा ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मिठाई ऐसी चीज होती है कि मीठा परफेक्ट होना चाहिए। तो जितना हमने शक्कर लिया था ना उतना ही हमने पानी ऐड कर दिया है। 3/4 कप हमने पानी डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा है और आप देख सकते हैं कि शक्कर अच्छे से घुल चुकी है पानी के अंदर। मिठाई बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है ना वो चाशनी तैयार करना होता है। तो बर्फी के लिए जो चाशनी तैयार करना है वो 1 तार वाली चाशनी आपको तैयार करना है। 1 तार अगर नहीं बन रही है तो थोड़ी देर के लिए और पका लीजिए, उसके बाद चेक फिर से कीजिए। अगर तार बनने लगे तो उसके बाद आपको काजू का पाउडर डाल देना है। साथ ही हमने आधा कप मिल्क पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 बूंद हमने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो हरी इलायची के बीज को निकाल कर आप उसे पीस लें और उसे आप डाल दीजिए। अब इस पॉइंट पर इसे लगातार चलाना है क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में हमने काजू को ऐड किया है वो चाशनी के साथ अच्छे से मिलजुल जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें गुठलियां दिख रही है, लेकिन आप इसे लगातार चलाते रहेंगे ना तो गुठलियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जो बैटर है वो थिक भी होने लगता है। इस पॉइंट पर ना थोड़ा सा निकाल कर हमने रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और कुछ इस तरीके से बॉल बन जाए, बिल्कुल भी उंगली पर नहीं चिपक रही है। इस तरीके से डो जैसा बनने लगेगा ना तो इस पॉइंट पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा और हमें एकदम सॉफ्ट नरम बर्फी चाहिए। तो 1 मिनट के लिए तकरीबन लो फ्लेम पर फिर से हमने पका लिया है। मुझे थोड़ा सा और थिक चाहिए। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चलाते हुए ठंडा करेंगे। तो इसे हमने फ्लेम से नीचे उतार लिया है ताकि हीट कम लगे और जल्दी से ठंडा हो जाए। आप चाहें तो पंखे के नीचे भी इसे ठंडा कर सकते हो ताकि जल्दी हो जाए। आप देख सकते हो बैटर ठंडा हो चुका है और ये जो काजू का बैटर है ना धीरे धीरे डो के फॉर्म में आ गया है। तो बटर पेपर हमने ले लिया है, उसके ऊपर काजू को ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लेन पेपर को लेकर उसमें आप रिफाइंड तेल लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए तो आपका घर में बटर पेपर बनकर तैयार हो जाएगा।
अब इस बर्फी को आप क्रीमी टेक्सचर में चाहते हो तो जो डो है उसे आपको अच्छी तरीके से गूंद लेना है, कुछ इस तरीके से मसलते हुए, ताकि एकदम सॉफ्ट नरम स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो जाए। जैसे लगे आपको कि डो थोड़ा ठंडा हो गया है, फिर हाथों से इसे सिलेंडर का शेप दे दीजिए और हाथ से आप गूंद सकते हैं। डबल लेयर वाली मिठाई बना रहे हैं तो इसके लिए 2 हिस्से में आपको कट कर लेना है, बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में। अब ये जो बॉल है ना, इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पर अगर आपको ग्रीन पसंद है तो ग्रीन फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पसंद के मुताबिक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डो को अच्छे से मिक्स करना है कलर के अंदर, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब बर्फी को शेप देने के लिए यहाँ पर हमने कंटेनर ले लिया है। आप चाहें तो घर में कुछ इस तरीके से, आपके बच्चे का लंच बॉक्स है तो उसमें भी बना सकते हैं, या फिर कोई थाली प्लेट में भी बना सकते हैं। कंटेनर के अंदर व्हाइट पेपर लगाना है और उसके बाद काजू का जो व्हाइट वाला डो है उसे डालकर अच्छे से चम्मच से आपको सेट करना है। अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए और जब ये सेट हो जाए तो उसके बाद जिस डो में हमने कलर मिलाया है उसे हम बेल लेंगे और उसी कंटेनर के बराबर बेलकर इसे तैयार करेंगे। जो कंटेनर का शेप है वैसा ही शेप मैं दे रही हूँ। चारों तरफ से आपको बराबर करना है, उंगलियों से सेट कर लेना है और जो शेप है उसी शेप में इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमने बेल के तैयार कर लिया है, अच्छे से सेट कर लेना है। बाकी हम कंटेनर में रखने के बाद सेट कर लेंगे। पहले हाथों से इसे हम सेट कर लेंगे, उसके बाद चम्मच से चारों तरफ से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मिठाई को हमने सेट कर लिया है। अब इसे बाजार जैसा लुक देने के लिए यहाँ पर हमने सिल्वर वर्क जो होता है ना उसे लगा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है ये। और जब अच्छे से आप सिल्वर वर्क लगा दें उसके बाद इसे सेट होने के लिए फ्रिज में आपको रख देना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छा, फ्रिज में रखने के बाद ना मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो जाती है और जब इसे हम काटते हैं तो बहुत ही आसानी से कट जाती है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से निकल चुका है और ये जो पेपर है उसे भी हम अलग कर लेंगे। अच्छा, इसे ना बहुत ज़्यादा देर तक आपको फ्रिज में नहीं रखना है, मतलब कि 3 से 4 घंटे के लिए नहीं रखना है, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो काटने में भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर पेपर को हमने निकाल लिया है। अब इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हो। अच्छा, सबसे पहले ना इसकी किनारी को हम कट कर लेंगे ताकि जब मिठाई का शेप दें तो बिल्कुल बाजार जैसी दिखे। अगर आप घर में बना रहे हो ना तो आपको किनारी काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से स्क्वायर शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हिस्से में हमने कट कर लिया है। अब इसे दूसरी साइड भी कट कर लेंगे। तो सभी को साइड में रखते हैं और एक लेंगे और इसे 2 हिस्से में कट करेंगे। ये देखिए। अच्छा, जिस चाकू से आप कट कर रहे हो ना उसकी धार तेज़ होनी चाहिए। धार अच्छी रहेगी तो मिठाई अच्छे से कटेगी। अब जब सारी मिठाई को आप काट लें उसके बाद एक एक मिठाई को उठाकर आप कुछ इस तरीके से शेप देना है। अच्छा, जिधर आपने सिल्वर वर्क लगाया है ना उधर आपको हाथ नहीं लगाना है। जैसे आप उंगली या हाथ लगा देते हो तो उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, तो आपको उल्टी साइड में हाथ रखकर मिठाई को सेट करना है। अब आप देख सकते हैं जो इसकी शेप है कितने अच्छे तरीके से कटकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पिस्ता कटा हुआ रख दिया है, आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। और इसे आप त्यौहार के मौके पर या फिर कभी मीठा खाने का मन हो या फिर घर में कोई फंक्शन हो या बच्चों के लिए, तो आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आज हम बनाएंगे खजूरी की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। खाना तो हर कोई पसंद करते हैं लेकिन बनाने से डरते हैं। रीज़न ये है कि तेल में डालते ही खुरमा बिखर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। इस रेसिपी को देखने के बाद आप पहली बार भी बनाएंगे तो आपका खुरमा कभी भी तेल में नहीं बिखरेगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। चलिए तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें एक छन्नी हमने रख दिया है। यहाँ पर हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदा को आपको छान लेना है। हमने सिर्फ मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गेहूं के आटा से भी इसे बना सकते हैं या फिर गेहूं का आटा और मैदा दोनों आप आधा आधा भी ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बिहार में बनाया जाता है ना वो गेहूं के आटा से बनाया जाता है। अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ गेहूं के आटा में इसे बना सकते हैं।
तो इसे हम छान लेंगे। आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल क्लीन था, फ्रेश था। अब इसमें 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे। इससे ज्यादा आपको ऐड नहीं करना है। परफेक्ट मेजरमेंट आपको बताने वाले हैं। मेजरमेंट कम ज्यादा होने की वजह से खस्ता अच्छा नहीं बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। आधा कप हमने ऐड किया है। आप चाहें तो जो नारियल आता है उसे भी घर में आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे बारीक ग्रेट करना है। साथ ही हमने 1/4 कप सफेद तेल ऐड किया है। अब इसमें शक्कर पाउडर ऐड करेंगे। शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, पाउडर बनाकर ही इस्तेमाल करना है। आधा कप हमने शक्कर लिया था जिसे हमने पीस लिया है, बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं खाना तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, तकरीबन 3/4 कप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने आधी छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो शक्कर पीसने के टाइम उसमें 2 से 3 हरी इलायची भी डालकर आपको पीस लेना है। अब इसमें मोइन के लिए देसी घी ऐड करेंगे। आधा कप से थोड़ा सा कम जमी हुई घी लिया है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हैं तो आपको पूरे आधा कप लेना है। कुछ लोग इसी पॉइंट पर गलती करते हैं कि घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से तेल में डालते ही खुरमा फैल जाता है। आपको घी या डालडा से ही इस खस्ता को तैयार करना है। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है आटा गूंदने के टाइम, क्योंकि रिफाइंड तेल से आप ज्यादा दिनों तक स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। स्मेल अजीब सी आने लगती है। दूसरा कि खस्ता भी नहीं बनता है। और अगर घी का कम इस्तेमाल करेंगे तो खुरमा जो है वो बहुत ज्यादा सख्त बनता है। अगर आपको सौंफ पसंद है तो डाल सकते हैं। बिहार में जो खुरमा बनता है उसमें सौंफ का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मेन काम जो है खुरमा को खस्ता बनाने का, वो यही रीजन है कि दोनों हाथों से आपको आटा को हथेली से मसलते हुए तैयार करना है। खुरमा बनाने के लिए सारे मेजरमेंट आपने अच्छे तरीके से ले लिया है, फिर भी खुरमा आपका खराब बन रहा है, वो ये रीजन है कि इस पॉइंट पर आटा आपने अच्छे से नहीं मिक्स किया है। इस पॉइंट पर आपको हथेली से आटा को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो खुरमा बने तो एकदम खस्ता और लेयर वाली यानी परत वाली बनकर तैयार हो। किसी भी तरह का खस्ता या फिर निमकी बना रहे हो तो आपको इसी पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है कि आटा अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करना है। इतने अच्छे तरीके से आटा को इस पॉइंट पर मिक्स करेंगे ना, उतना ज्यादा अच्छा खुरमा बनकर तैयार होता है। खस्ता भी बनेगा और दूसरा कि बहुत ज्यादा उसमें परत भी आएगी। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को गूंथ लेते हैं। तो 1 कप हमने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा डालना है। एक बार में आपको नहीं डालना है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा घी भी है, तो उससे भी बाइंडिंग अच्छी होती है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, ताकि इससे हमें अंदाज़ा भी होगा और कितना पानी का हमने इस्तेमाल किया है वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए इसे हम मिक्स करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपको जो डो लगाना है एकदम सख्त डो लगाना है। जैसे हम मटरी का डो लगाते हैं ना, उसी तरीके से सख्त आटा लगाना है। अगर आपने सूजी का ज्यादा इस्तेमाल किया है तो आपको थोड़ा सा नरम आटा लगाना है। ये देखिए कितना सख्त आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है। और यहाँ पर जितना पानी हमने खर्च किया है, ये देखिए आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा हमने पानी का इस्तेमाल किया है और इतना पानी बच गया है। और अब इसे क्या करेंगे कि इसे फूलने के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तो एक पन्नी में हम डालेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। पन्नी के अंदर एयर क्रिएट होता है, उसकी वजह से आटा एकदम नरम सॉफ्ट होता है और इसे बेलने में भी आसानी होती है। हलवाई वाले जब भी कोई खस्ता बनाते हैं ना, तो इसी तरीके से आटा को पन्नी में डालकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे, पन्नी को अलग कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नरम हो चुका है। और सूजी जो हमने इस्तेमाल किया था ना, वो भी अच्छे से फूल चुकी है। आप चाहें तो इसे कोई कवर से भी ढक सकते हैं। पन्नी से निकालने के बाद 2 से 3 बार इसे मिक्स फिर से कर लेंगे, ताकि स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो जाए। अब इसे सिलेंडर का शेप देंगे और इसे 3 हिस्से में कट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप 4 से 5 हिस्से में भी कट कर सकते हो। अब इस पॉइंट पर आपको नोटिस करना है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो जो 2 पेड़े हैं ना, इसे इसी तरीके से हम साइड में रख देंगे। और ये जो लास्ट वाला पेड़ा है, आपने देखा कि इसका हमने पेड़ा बनाकर तैयार नहीं किया है, इसी तरीके से उठाकर हथेली से दबा दिया है। यही रीजन है खुरमा जो परत वाली बनती है, इसी ट्रिक से बनकर तैयार होती है। अब इसे बेल लेंगे। तो जो किनारी है उसे आपको हाथों से शेप भी देना है, चारों तरफ से आपको सेट करना है और इसे बेलते जाना है। किनारी को सेट करते जाना है आपको हाथों से या उंगलियों से। अब इसे हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है।
अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो खुरमा बनाने के लिए जो शेप होता है ना, वो नमक पारे की शेप में हम बना रहे हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन खुरमा का जो असल शेप होता है वो नमक पारे का ही शेप होता है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की चौड़ाई में कट किया है और उसी के बराबर आपको थोड़ा सा तिरछा रखकर चाकू को कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपका खुरमा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप भी चाहते हैं कि आपका खस्ता एकदम परफेक्ट बने, तो आपको फुल वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर हर छोटी छोटी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। सारी गलतियों को मैं बताती हूँ, जो मेरे साथ गलतियाँ हुई हो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि आप वो गलती ना करें और आपका भी खस्ता एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। अच्छा, इसे जो हमने कट किया है ना, 2 इंच के बराबर कट किया है। बहुत बड़ी साइज में भी आपको कट नहीं करना है, ताकि फ्राई करने के टाइम अंदर कच्चा रह जाए। और जो छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं ना, उसे आप अलग लोई बनाकर उसका खस्ता बनाकर तैयार कर लीजिए। जितने पेड़े आपने बनाकर तैयार किया है ना, सभी को इसी प्रोसेस से कट करके तैयार करना है। एक ही बार में आपको सारे खुरमे को कट करके तैयार कर लेना है। ऐसे फ्राई करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए, इसे हमने एक बड़ा सा बर्तन में रख दिया है और आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, ये भी बहुत पतला दिख रहा है, लेकिन फ्राई होने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये फूल जाता है। इसकी साइज़ आपने देख लिया है, तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने रिफाइंड तेल लिया है। आधा कड़ाही से थोड़ा सा ज़्यादा हमने तेल का इस्तेमाल किया है। मीडियम फ्लेम पर हमने गरम कर लिया है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेना है, इसे डाल देंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा बबल आ रहा है। कुछ इस तरीके से बबल आना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया है ना, तो इसका टेम्परेचर आपको कम कर लेना है। फ्लेम को ऑफ कर दें या फिर लो कर दें। लेकिन जैसा आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके से तेल गर्म होना चाहिए। इसे हम निकाल लेंगे। खुरमा को फ्राई करने से पहले ये ट्रिक आपको ज़रूर करना है, इससे आपको तेल का टेम्परेचर का पता चलता है। अब एक एक करके खुरमा को डाल देंगे। आप चाहें तो एक बार छन्नी में रखकर भी डाल सकते हैं, या फिर आप एक एक करके भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, इस पॉइंट पर एक ख़ास बात आपको और बताती हूँ। जब भी खुरमा को फ्राई करें, उसके लिए आपको कढ़ाई बड़ी लेनी है। अगर छोटी कढ़ाई रही तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। सभी खुरमा को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, तकरीबन 2 मिनट, 2 से ढाई मिनट के लिए। उसके बाद चम्मच या चाकू से आपको हल्के हाथों से हिलाना है। बहुत लोग खुरमा बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं दूंगी कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। अगर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं ना, तो तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। बिना बेकिंग सोडा का ही आपको हम बता रहे हैं एकदम खस्ता खजूर बनाने का तरीका। और यहाँ पर चम्मच से चलाते हुए हम इसे फ्राई कर रहे हैं। ये पॉइंट पर ना खुरमा जो है बहुत ज़्यादा फूलना शुरू होता है, इसीलिए हमें इसमें कोई भी पलटा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पलटा हम डाल देंगे ना, तो खुरमा बिखरने लगता है। तो आप देख सकते हैं ये अभी फूल रहा है। फ्लेम को आपको इस पॉइंट पर लो ही रखना है। अगर थोड़ा बहुत भी मीडियम करते हैं तो कलर ऊपर से आ जाता है और अंदर कच्चा रह जाता है। जो गलतियां हमारे साथ हो वो आपके साथ नहीं हो, इसी वजह से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। यही रीज़न है कि मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे खुरमा फूलने लगता है, वैसे वैसे हल्का होने लगता है। अगर हम बेकिंग सोडा डालकर इसे फ्राई करते हैं तो खुरमा जो है तेल के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, इस वजह से खुरमा तैर नहीं रहा है। और आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर हल्का सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम करेंगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए करना है, ताकि जो खुरमा है अच्छे से सेट हो जाए और बिखरे नहीं। अगर बहुत ज़्यादा देर तक इसे धीमी आंच पर फ्राई करते हैं ना, तो भी बिखरने का चांस होता है। थोड़ी देर के लिए, तकरीबन हमने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई किया। फिर उसके बाद फ्लेम को हमने लो कर दिया और लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, कलर चेंज हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताना और भूल गई थी, खुरमा जब भी डालें तेल के अंदर तो एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालिए। एक बार में अगर बहुत ज़्यादा भी डाल देते हैं तो टूटने लगता है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अगर इसे बनाते हुए मुझसे भी कोई गलती हुई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो यहाँ पर सारे खुरमा को हमने निकाल लिया है। अब आप इसका कलर भी और टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई है, तेल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी एक गलती हो जाती है लोगों से कि निकालने के बाद फ़ौरन खुरमा को डाल देते हैं। तो इस पॉइंट पर भी आपको चेक करना है टेम्परेचर, और एक खुरमा को डालिए,
कुछ इस तरीके से बबल आने लगे तो बाकी खुरमा को एक एक करके आप डाल दीजिए। मतलब कि तेल का जो टेम्परेचर है ना वो सही है। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई बड़ी हमने इसलिए आपको बताया है कि लेना है, क्योंकि सेकंड बैच जब हम फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा झाग बनने लगता है। अगर कढ़ाई छोटी रही तो जो झाग बनता है ना उसके बाद तेल बाहर गिरने लगता है। तो ख्याल रहे कढ़ाई आपको बड़ी लेनी है। अगर झाग बन रही है तो इससे खुरमे के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे आप फ्राई कर रहे हो वैसे ही आप करते रहो। खुरमा डालते डालते झाग बनना शुरू हो जाता है, लेकिन एंड में बिल्कुल झाग खत्म हो जाता है। सभी खुरमे को फ्राई करके रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खस्ता और कितना ज़्यादा परतदार बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। छोटी मोटी भूख हो, चाय के साथ खानी हो या फिर बच्चों को टिफिन में देना हो, आप इसे बनाकर महीने 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसकी आप लेंथ भी देख सकते हैं। पहले आपने जो बनाया था कितना पतला था, फुल कर कितना बड़ा हो गया है। इसकी लेयर को तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि अंदर तक कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ना शूट करने के टाइम रह गई थी, वो है आटा में हमने 1/4 चम्मच नमक भी इस्तेमाल किया था। इससे खुरमे का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस खुरमे को कई जगहों पर शादियों में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है और इसे त्योहारों में भी बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे खस्ता मल्टीपल लेयर वाली मटर की रेसिपी। इसे आप कोई भी त्योहार में या फिर आप बारिश के मौसम में बनाकर स्टोर कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स में आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। काफी दिनों तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं ताकि अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सके। आप लोग एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हम 2 कटोरी मैदा लेंगे। अगर मेजर कप है तो उससे आप 2 कप ले लें। मैदा को पहले आपको छान लेना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन। आधी छोटी चम्मच हमने अजवाइन लिया है। इसे हथेली से क्रश कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर सारे मटरी में अच्छे से आ जाए। 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा हमने ऐड कर दिया है, नमक पसंद के मुताबिक। अब यहाँ पर शामिल करेंगे 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है ना तो इसकी जगह आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने देसी घी लिया है जिसे हमने गर्म कर लिया था, जमी हुई थी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होगा। अच्छा, जो घी हमने इसमें शामिल किया है 3 बड़ा चम्मच हमने लिया है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देसी घी हो या डालडा हो, इससे खस्ता बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। अब यहाँ पर हाथों में लेकर आटा को मुट्ठी बना लें और आप देख लें कि ये शेप में आ गया है तो इसका मतलब मोयन तैयार हो गया है। अब इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाना है। थोड़ा सा भी सॉफ्ट हो जाता है तो मटरी इतना ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनता है। इस पॉइंट पर आपको इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पर मैदा से मटरी बना रही हूँ। अगर आप मैदा को अवॉइड करते हैं तो आप गेहूं के आटा से भी इस मटरी को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका आटा लगा लिया है और ये देखिए कितना सख्त आटा है। अब आटा के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ऊपर जो है आटा सूखे नहीं, इस तरीके से। और अब इसे कवर करके आपको आधा घंटा के लिए या फिर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने एक पन्नी ले लिया है, इसमें हम डालकर और इस तरीके से ट्विस्ट करके इसे रख देंगे। इससे क्या होता है ना कि आटा जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हो जाता है और जब हम मटरी बनाएंगे ना तो बड़ी ही आसानी से ये मटरी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गया है। 20 मिनट के बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से करते करते सिलेंडर का शेप दे देना है और एक एक पेड़े निकाल लेनी है। ठीक है, और जो पेड़े हम निकाल रहे हैं वो जैसे पूरी की साइज की लोई होती है ना, उसी लोई के बराबर हमने सारे लोई को तोड़ लिया है और इस तरीके से आपको लोई बनाना है। क्योंकि आटा काफी सख्त है इसलिए पहले आपको लोई को इकट्ठा करना है, उसके बाद लोई का शेप देना है। अब सारे लोई को बनाने के बाद इसे कवर कर देना है ताकि सूखे नहीं। और जो एक पेड़ा है तो एक पेड़ा निकाल कर हम बेल लेंगे। ठीक है, अब जितना हो सके उतना आपको इसे बड़ी रोटी की तरह बेल लेनी है। अगर छोटी लोई लिया है आपने तो छोटी होगी, अगर बड़ी लिया है तो बड़ी होगी। और आप देख सकते हैं पतली पतली यहाँ पर बेल कर हमने तैयार कर लिया है। अच्छा, जितनी भी रोटियां यहाँ पर बेलना है ना आपको, सभी को बराबर साइज में आपको बेलना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रोटी पर हमने थोड़ा सा ग्रीस करना है घी से या फिर तेल से भी आप कर सकते हैं और चारों तरफ से अच्छे तरीके से आपको तेल लगा लेना है। इसके
इसके ऊपर एक रोटी फिर से हम रखेंगे। अच्छा, 4 से 5 रोटियां एक बार आपको बेलकर तैयार कर लेना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है, ठीक है। इसके ऊपर फिर से हमने घी लगा दिया है और चारों तरफ से ग्रीस कर लिया। फिर से एक रोटी हमने इस पे रख दिया है, फिर से घी लगा लिया हमने और चारों तरफ से अच्छे से फिर से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर एक और रोटी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर टोटल है ना, हमने 4 रोटियों की लेयर बनाई है। इसी तरीके से बनाने के बाद आपको टॉप पर घी नहीं लगाना है, अच्छे से हाथों से फैला लेना है, उसके बाद हल्के हाथों से बेलेंगे। ज्यादा प्रेशर से नहीं बेलेंगे क्योंकि इसकी लेयर जो है ना एकदम चिपक जाती है, तो आपको बनाने के बाद लेयर नहीं दिखेगी। इसीलिए जब इस पॉइंट पर आप बेलें तो हल्के हाथों से आपको बेलना है और बिल्कुल पतली बेलना है, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना आपको पतली बेलनी है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से हम घी लगाएंगे और लगाने के बाद अच्छे से ग्रीस करना है चारों तरफ से। अच्छा, यहाँ पर ना घी बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, जब इसे हम फोल्ड करेंगे ना तो घी बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा घी लगाना होता है, ठीक है। अब इसे हम घुमाते हुए देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए गोल कर लेंगे। एक सिलेंडर शेप में आ गया है। अब इस पॉइंट पर हाथों से इस तरीके से करते हुए और लंबा कर लेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी हो जाए और अंदर से एकदम टाइट हो जाए। ये देखिए, अब इसे हम कट लगा लेंगे। तो मटरी की साइज अपने पसंद के मुताबिक बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच से थोड़ा सा पतला हमने साइज में कट लगाया है और जितना भी मटरी है इसी तरीके से कट लगाकर आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये मटरी बनकर तैयार हो जाती है और इसमें बहुत ज्यादा लेयर बनकर तैयार होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी मटरी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसकी जो किनारी है ना ये खुल जाती है, तो इस तरीके से आपको सेट करना है और आपको हाथ से ही इसे चारों तरफ से फैला लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गई है। मटरी की जो किनारी है ना उसे अच्छे से सेट करके ही हमें यहाँ पर इसे बनाना होता है, वरना जब हम फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि बेलन से भी आप बेलकर इस मटरी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाथों से जो हमने बनाया है वो परफेक्ट तरीके से तैयार होता है। सिर्फ हम आपको आसानी के लिए दिखा रहे हैं कि आप चाहें तो आप बेलन से भी बेलकर तैयार कर सकते हैं। तो सभी मटरी को हमने बेलकर तैयार कर लिया है और इसे फ्राई करने से पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा सा हमने आटा डाल दिया है। डालते ही थोड़ा थोड़ा बबल आना शुरू हो जाए तो समझिए कि ये मटरी फ्राई होने के लिए तेल तैयार है। अगर बहुत तेजी से बुलबुले आने लगे तो आपको तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, ठीक है। अब एक एक करके मटरी को हम तेल में डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर के लिए हमने इसी तरीके से छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये हल्का हो रहा है और ऊपर आ रहा है। तो एक कोई फॉक या स्पून ले लें और इस तरीके से अलग कर दें ताकि जो तेल का टेम्परेचर है वो सभी मटरी में लगे। तो आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है। सभी को उलट पलट कर एकदम गोल्डन फ्राई आपको कर लेना है। शुरू में हमने मीडियम आंच पर इसे फ्राई किया है और लास्ट में हमने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई कर दिया था। गोल्डन कलर आ गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। कई बार मटरी कुछ लोग बनाते हैं तो बीच में यानी सेंटर में कच्चा रह जाता है। अगर मेरी वीडियो देखकर आप मटरी बना रहे हैं तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी और आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। ये देखिए कितनी आवाज है, बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। इसे आप चाय के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन देना है या फिर आप कोई भी त्यौहार आने वाला है तो आप त्यौहार में इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी लगती है, एक अलग फ्लेवर का बनकर तैयार हुआ है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी दिनों तक इसे आप स्टोर करके रखेंगे, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और इसे छोटी मोटी भूख में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। चाय में मटरी खाना किसे किसे पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हाँ ये भी बताइएगा कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।